हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए जीएस टेस्ट सीरीज 2। यानी कि आज ये जीएस का हमारा दूसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने एक टेस्ट सॉल्व कर लिया है, साथ ही चैनल पे वो वीडियो अपलोड हो गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। साथ ही आपने वीडियो को लाइक एवं शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकें। तो अब आप लोगों के पास, आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो आर ओ का एग्ज़ाम डेट है 22 दिसंबर डिसाइड है, और 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। और अभी भी दिमाग में कोई भी फिजूल की बातें मत लाइएगा कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होना है। तो 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। इस वजह से अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और चाहे 22 दिसंबर को हो एग्ज़ाम या फिर आपका मार्च में हो, पढ़ाई जो करेगा उसी का सिलेक्शन होना है। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आई होप कि आज आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं अभी से ही, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है स्थान परिवर्तन की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसको इजा प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप देखिएगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में हाल ही में स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 द्वारा किस विधायी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, संचार अधिनियम 1997, डाक सेवा सुधार अधिनियम 2012, या फिर भारत पोस्टल फ्रेमवर्क अधिनियम 1890। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में स्वीकृत डाकघर विधेयक जो है 2023 डाक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार के हिस्से के रूप में 1898 के 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लेता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र अन्वेषण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो, नासा, ईएसए या फिर सीएनएसए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इसरो। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी एयरलाइन एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा या फिर इंडिगो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इंडिगो। ऑप्शन डी में इंडिगो है, तो इंडिगो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2014 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 5वां, 8वां, 10वां या फिर 7वां। तो यहाँ पे भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने स्थान हासिल किया है 7वां। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2023 रैंकिंग में अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकास योजना के तहत उच्च क्षमता तैनात करने के अग्रणी के रूप में उभरे हैं? गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा का टेम्पो उपग्रह मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय कारक की निगरानी और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है? जलवायु परिवर्तन के पैटर्न, महासागरीय धाराएं एवं तापमान, वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण, अंतरिक्ष मलबा और आकाशीय पिंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि का योगदान दिया गया है? तो यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 जो है
नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सुधार सूचकांक के अनुसार किस भारतीय राज्य ने कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर रूस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस के। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे बाजरा की रानी के नाम से जाना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? कुंद्रा, बंटी मांडिया, जसरा, रायमती घुरिया या फिर जुआना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, रायमती घुरिया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री सहयोग, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने किस देश के साथ भविष्य के लिए संयुक्त विजन साझेदारी को अपनाया है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर कतर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान। ओमान के साथ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर भारत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्वमूल्यांकन परीक्षण और सहायता के लिए साथी पोर्टल शुरू करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया गया है IIT कानपुर के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। R21 मैट्रिक्सियम वैक्सीन का उद्देश्य किस बीमारी को रोकना है, जैसा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व योग्य टीकों की सूची में जोड़ा गया है? अब यहाँ पे कौन सी बीमारी है ये? इन्फ्लुएंजा, एचमा, मलेरिया या फिर कोविड-19? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि मलेरिया के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल के समझौते के अनुसार भारत किस देश में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगा? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर बोलिविया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अर्थशास्त्री रोहित लांबा के सहयोग से ब्रेकिंग द मोल्ड री-इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमर्त्य सेन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल या फिर रघुराम राजन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुराम राजन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र देश का पहला AI शहर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? जयपुर, वाराणसी, ग्वालियर या फिर लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई ट्रेन का नाम क्या है जो ऐतिहासिक मार्गों पर जोर देती है और मोबाइल चार्जर और शून्य डिस्चार्ज मॉड्यूलर शौचालय जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है यह है अमृत भारत। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा? अंजलि भागवत, अभिनव बिंद्रा, गीत सेठी या फिर बीटा दानी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बीटा दानी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए नए बैक्टीरिया स्ट्रेन का नाम क्या है? पेंटोई टैगोरी, बैसिलस एग्रिकस, माइक्रोकोकस आइंस्टीनी या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस डार्विनेसिस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटोइया टैगोरी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में युवा नवप्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा क्या पहल शुरू की गई? हेल्थ टेक कनेक्ट, इनोवेट केयर,
बायोटेक बडी या फिर मेडिटेक मित्रा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी मेडिटेक मित्रा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को हाल ही में यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता मिली है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर ऑप्शन डी है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बना रहा है? समर्थ, शक्ति सदन, पालना या फिर आंगनबाड़ी प्लस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी पालना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में GPT प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो किस शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? अंगोला, इक्वाडोर, अल्जीरिया या फिर नाइजीरिया। किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अंगोला। अंगोला जो है या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोनिया नारंग, संगीता कालिया, अपर्णा कुमार या फिर नीना सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नीना सिंह। नीना सिंह को CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र क्या होगा? तो बाजरा के लिए जो वैश्विक केंद्र है वह होगा हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 यानी कि 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कार्बन व्यापार जो है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। तो ये कथन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? तो ओजोन परत के क्षरण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दुर्लभ जाति के हिरण के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, औरांग वन्यजीव अभ्यारण्य, खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान या फिर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य है? तो प्रदूषक पदार्थ यानी कि पोल्यूटेंट मैटर, खार जलाने वाला पदार्थ या फिर कणकीय पदार्थ या फिर प्रसरण पदार्थ। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का जो मान होता है यह होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या था? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग या फिर उपज का आधा भाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? कालीकट, भरूच, कैम्बे या फिर सूरत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। सूरत को जो है मुगल काल में बंदरगाहों का बाबुल मक्का कहा जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद या फिर मीर सैयद अली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोरले या फिर लॉर्ड रिपन। तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था
लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब? तो 1902 में। 1902 में इस अधिनियम का गठन किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसको लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही इसे लागू किया गया था। तो 1904 यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह है, कौन सा विभाग है वो? तो वो जो विभाग है वह आपका हो जाएगा, नीचे ऑप्शन देखते हैं कौन सा विभाग था, विदेश, गृह, वित्त या फिर रक्षा। कौन सा विभाग था? तो ये यहाँ पे ये जो विभाग था यह था ऑप्शन सी, वित्त विभाग था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? किसके कारण यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि नहीं होती है? भंवर धाराएं, शैथिल्य हानि, कुंडलन का प्रतिरोध या फिर क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? तो जो क्रोड है वह नर्म लोहे का बना होता है, इसकी वजह से ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा, उच्च आयनन ऊर्जा, हाइड्रेशन यानी कि जल योजन की एंथैल्पी का उच्च होना, या फिर ऑप्शन डी निम्न विभव मान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या होगा? तो यह यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन यानी कि निम्न आयन ऊर्जा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 41। यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे व्याधि यानी कि बीमारी दिया हुआ है और दूसरी तरफ कारक दिया हुआ है, यानी कि किसके कारण से ये बीमारी होती है। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर दिया है, किसके कारण होती है? तो पेप्टिक अल्सर जो है यह जीवाणु के कारण होती है। डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू जो है यह विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। और फीलपाव किसके कारण होता है? तो फीलपाव आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी का हो जाएगा, फीलपाव हो जाएगा कृमि का कारण। और मलेरिया जो है किसी कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 यहाँ पे सही इसका कोड होगा 4 1 3 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, तीनों के द्वारा जो है स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक बचत खाता में या फिर बैंक में चालू खाता में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा क्रेडिट कार्ड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक आधार नियंत्रण उपाय नहीं है? तो यहाँ पे आरबीआई का गुणात्मक आधार नियंत्रण उपाय जो नहीं है वह है खुला बाजार कार्रवाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी में, पाँचवीं में, सातवीं में या फिर नौवीं में? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा तीसरी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीसरी की जो टाइम पीरियड थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की, यह 1961 से 1965 तक थी। 1961 से 1965 तक इसकी अवधि थी। तो ये जो थी यह कृषि में ऋणात्मक इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लेरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल प्रतिरोधी, क्वानिन मलेरिया रोधी या फिर एस्पिरिन निश्चेतक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। एस्पिरिन जो दर्द निवारक है इसके बारे में निश्चेतक दिया हुआ है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक जातिवृत्त का महत्व है। आणविक जातिवृत्त का महत्व क्या है? तो यहाँ पे दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जाति उद्भव को समझने में, वर्गीकरण में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे?
तो कि कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूखेंगे? तो यहाँ पे 20% आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कोई भी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वह गर्म करने पर घटता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार के विचारों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि उन्होंने अनन्य रूप से उदीयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं मुद्दों पर ही ध्यान दिया। तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा राजा राममोहन राय जी के बारे में जानते हैं। तो राजा राममोहन राय ने एक अन्य प्रबुद्ध बंगालियों के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज एक बेहद प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने जाति व्यवस्था, दहेज, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार आदि बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है यह कथन सही नहीं है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। कौन सा गवर्नर जनरल था ये? तो ये था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन ने भारत में गवर्नर जनरल का पद निभाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? कॉलिन मैकेंजी, सर जॉन शोर, एंड्रू फ्रेजर या फिर जॉन मार्शल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो 4 युगों का जो क्रम है वह किस प्रकार से है? तो यह है आपका हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कल यानी कि कलयुग। तो ऑप्शन सी में है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास से संबंधित अंतरपीढ़ी समानता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतरपीढ़ी समानता एक मूल्यगत संकल्पना है जो मानव समुदाय की भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन पीढ़ियों के मध्य समझदारी को दर्शाता है। दूसरा कथन है यहाँ पे, अंतरपीढ़ी समानता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी को संसाधनों तक पहुँच का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कौन सा यहाँ पे कथन जो है वह सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा यहाँ पे ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये यहाँ पे ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57। तो यहाँ पे सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो फवाजिल का अर्थ होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्न अनुप्रयोगों में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है या अनुप्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो यह अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यह है एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या फिर ऑप्शन डी है व्यय विभाग। तो कौन सा विभाग है? तो ये जो विभाग है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी विभाग है आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.B. अगर या फिर S.J. गोल्ड। तो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है और जैव विविधता अधिनियम तो यह हो जाएगा 2002 का।
तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा तीसरा यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि 1973, फिर आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट हाथी और फिर होगा जैव विविधता अधिनियम यानी कि 2002 का जो जैव विविधता अधिनियम है। इन ऑप्शन में सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे या फिर व्यापारी थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे जो होते थे यह एक तरीके से व्यापारी होते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान की जाती है। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान की जाती है, यानी कि इन जो 3 चिकित्सक थे इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो इनमें चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट शामिल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI और दूसरा है भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम यानी कि ICICI और तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI और चौथा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ पे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई। और ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी इसकी स्थापना 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसकी स्थापना 1964 में यानी इसको IDBI कहते हैं 1964 में स्थापित हुई। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसकी स्थापना 1982 में की गई। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सब सीक्वेंस से ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं, किसे कहते हैं एनोस्मिया? तो यह कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि घ्राण मतलब सूंघने, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो सूंघने में किसी चीज़ को नहीं पता कर पाता, अंतर नहीं कर पाता कि ये कौन सा पदार्थ है और उसकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो एनोस्मिया कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपरिगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं खुले पाइप में, तनी हुई डोरी में, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अपरिगामी तरंगे जो हैं या खुले पाइप में और तनी हुई डोरी दोनों में उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो यहाँ पे ग्रीन वाश जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वाश कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहिब या फिर तात्या टोपे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है यहाँ? पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, दूसरा है बर्फ का गलना, तीसरा है दूध का अस्कंदन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा केवल तीसरा। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध का अस्कंदन होना होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊँची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे वृद्धि दर कम होने का कारण ऊंची पूंजी और उत्पाद अनुपात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। और दूसरा कथन है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, अर्थात ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर ज्योतिबा फूले? तो यहाँ पे कृषक जत्था जो है रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसकी स्थापना की गई थी वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, नवपाषाण या फिर लौह युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी ताम्रपाषाण। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था? वह कौन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने भारत में टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना? तो वह कौन सा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसने भारत में टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बना? तो लॉर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या फिर रिचर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आर्थर वेलेस्ली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में अंग्रेजों ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान को हराया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दंड को चुंबक को दो बराबर भागों में काट दिया जाए, यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर भाग में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्येक जो टुकड़ा है उसकी ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो ये जो है इसका जो सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बाजार ऋण दान, दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। अब इनमें से कौन आंतरिक ऋण का या के घटक हैं? केवल एक और दो दोनों, केवल दो या फिर एक, दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों यहाँ पे हो जाएंगे आंतरिक ऋण के घटक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में श्वसन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायक होते हैं? एपिडर्मस ऊतक, दृढ़तक ऊतक, कार्क या फिर स्टोमेटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्टोमेटा, यानी कि पादपों में श्वसन प्रक्रिया में जो है स्टोमेटा जो होते हैं या सहायक होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, तीसरा है राजगीर, अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा एवं चौथा बिल्कुल सही सुमेलित है। पहला, दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सुमेलित है। राजगीर, अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं, सारनाथ से प्राप्त लिया गया है ये। तो यहाँ पे पहला, तीसरा एवं चौथा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा नहीं सही है, पहला, दूसरा एवं चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? तो कौन सा यहाँ पे 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना, यह 1946 का प्रस्ताव नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर का क्या अर्थ है? लेजर का क्या अर्थ है? तो लेजर का यहाँ पे अर्थ होता है विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश परिवर्धन। विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश परिवर्धन जो है या लेजर का अर्थ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? सुरक्षित भंडार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य की दुकानें, मध्याह्न भोजन। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सुरक्षित भंडार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एनोडीकरण के संदर्भ में जो यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है कि यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मलायन जैव विविधता वह उच्च हिमालयी क्षेत्र है जो हिमाच्छादित रहता है और वहाँ यूरोपियन जैव विविधता मिलती है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय जलीय जीव डाल्फिन पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का प्रमुख जीव है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो मलायन जैव विविधता पूर्वी हिमालय की घाटियों में जहाँ सघन वनों का आवरण है तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मलायन जैव विविधता अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे केवल इसका दूसरा जो कथन है यह सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। यहाँ पे सुमेलित करना है।
एक तरफ यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी किताबें दी हुई हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो किताब है यह है अ नेशन इन मेकिंग। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और एम के गांधी का क्या है, तो एम के गांधी की जो रचना है यह है हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस की रचना क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस की रचना है द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय की जो बुक है यह है ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स। तो डी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा किस में है। 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। अब यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम या फिर सरकार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम इंगित कीजिए। तो यहाँ पे इनका सही अवरोही क्रम लगाना है। तो इसका जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा यह बिल्कुल अवरोही क्रम में ही दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका होगा, तो इनमें से जो दिया गया है सरकार का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, ऊष्मा नहीं है, तो यह बिल्कुल सही कथन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, गामा विकिरण या फिर एक्स किरणें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि गामा किरणें जो हैं इनकी भेदन जो क्षमता होती है यह सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, किसे अग्रसारित करता है, तो यह अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, यानी कि उपरोक्त सभी को अग्रसारित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था। तो इसमें से कौन फलित ज्योतिष थे, तो यह छपड़क थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी शिशुनाग के शासनकाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूरत विभाजन कब हुआ था, तो सूरत विभाजन हुआ है 1907 में। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा चौथा। और सांप्रदायिक निर्णय कब आया, तो 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब पारित किया गया, तो यह पारित किया गया 1929 में। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में। तो ओरोबैंकी खरपतवार जो पाया जाता है किस खेत में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। कौन सा इसमें से भारतीय जो 6 दर्शन है उनका भाग नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लोकायत और कापालिक। लोकायत और कापालिक भारतीय जो 6 दर्शन है उसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो मलेरिया में क्या प्रभावित होता है, तो रक्त कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं। तो ए का हो जाएगा 5वां। और फाइलेरिया में क्या प्रभावित होता है, तो लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है, यानी कि बी का हो जाएगा चौथा। और एंसेफेलाइटिस में क्या प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क, यहाँ पे मस्तिष्क प्रभावित होता है एंसेफेलाइटिस में। और ल्यूकेमिया में क्या प्रभावित होता है, तो यह बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो डी का यहाँ पे हो जाएगा अस्थिमज्जा। डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 5 4 2 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, जब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। यानी कि जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा
यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि वेंकट द्वितीय था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कौन सा यहाँ पे असंगत युग्म है। तो यहाँ पे सूची 1 में लक्षण है, सूची 2 में पादप प्रभाग दिया हुआ है। तो बीज के अंदर, बीज फल के अंदर एंजियोस्पर्म, बीज गुरु बीजाणु पर्ण का पर उपस्थित जिम्नोस्पर्म, लैंगिक जनन हेतु जल अनिवार्य टेरिडोफाइटा, बीजाणु भेद पीढ़ी प्रभावी ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजाणु भेद पीढ़ी जो प्रभावी ब्रायोफाइटा का गुण नहीं है यहाँ पे, तो यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1893 में सर विलियम बेडन तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। तो यह की थी भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ लक्षण है, दूसरी तरफ कोशिका जंतु दिया हुआ है। एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय ईस्ट, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पे कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुकोशिकीय जो ईस्ट यहाँ पे दिया हुआ है यह सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। बर्नियर को, करेरी को, मनुची को या फिर ट्रेवेनियर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मनुची को। ये जो है मनुची जो है यह इटालवी यात्री था और जिसको मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। इसने दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में भी नौकरी की थी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे रोलक एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो यही, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। कौन कौन से इसमें से चीन से सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी सब करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम भी करता है, हिमाचल भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। पाक जल संधि, न्यूमूर द्वीप, मन्नार की खाड़ी या फिर पिरम द्वीप। तो यहाँ पे भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित जो है क्या क्या यहाँ पे अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा के साथ जो ये नदी है यह है मंदाकिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो यहाँ पे इन दो श्रेणियों के बीच अपवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर के बीच ये जो है सिंधु नदी अपवाहित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या फिर किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कैम्बे बेसिन, ऑप्शन दूसरा है यहाँ पे कावेरी बेसिन, तीसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर इसका होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि घाटप्रभा परियोजना कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि घाटप्रभा परियोजना न केवल विद्युत उत्पादन में सहायक है बल्कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम और कृषि भूमि की सिंचाई में सहायक है। तो यहाँ पे
ये भी कथन सही है, ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है। और ऑप्शन सी है कि जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भुवनेश्वर शहर में स्थित गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, यह कथन यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका सही स्थान हो जाएगा, क्योंकि जो गुइंदी है यह राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ना कि भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं। अब कारक देखते हैं यहाँ पे, लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, या फिर पंख मैदान। तो कौन कौन सा यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी और साथ ही पंख मैदान होना चाहिए, किसके लिए, मैंग्रोव विकास के लिए। तीसरा कथन यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन राइस के बारे में प्रश्न है कि गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे पहला कथन है कि यह आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की एक किस्म है। दूसरा है कि यह विटामिन ए आहार अनुपूरक होने के लिए अभिप्रेरित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एल नीनो को विपरीत धारा कहा जाता है। दूसरा है कि इसका विस्तार 3 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी तक रहता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन है कि एल नीनो के कारण पेरू तट के स्थलीय भागों तथा सागरीय भागों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी या फिर रवांडा। किन किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर के नहीं गुजरती है। तो तीसरा एवं चौथा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया किस में से नहीं गुजरती है। बाकी गैबोन और सोमालिया से गुजरती है। तो यहाँ पे तीसरा एवं चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, और तीसरा और चौथा यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदी स्थलाकृतियों में से कौन नदी के मध्य भाग में पाई जाती है। विसर्प, गोखुर झील, गुम्फित नदी। तो कौन यहाँ पे नदी के मध्य भाग में पाई जाने वाली नदी स्थलाकृतियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा विसर्प। विसर्प जो है नदी के मध्य भाग में पाई जाने वाली स्थलाकृति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी है दूसरी तरफ जाकर मिलती है। मेकांग, अंडमान सागर, थेम्स, आयरिश सागर, बोल्गा, कैस्पियन सागर, जाम्बेजी, हिंद महासागर। तो यहाँ पे कौन सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा चौथा जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि बोल्गा, कैस्पियन सागर बिल्कुल सही है, और जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे तीसरा एवं चौथा सही है, पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप को बास जलसंधि पृथक करता है। दूसरा है कि ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो चारी उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा कथन है कि ऑस्ट्रेलिया पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता या आते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है मध्य चिली, तीसरा है यूएसए में कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती तथा तटवर्ती दक्षिणी तट, चौथा है मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया तथा लीबिया का उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पे आता है चारों कथनों में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी क्षेत्र आते हैं किसके अंतर्गत, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। तो कथन है कि गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। कारण क्या है कि महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला जो है कथन सही है, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित स्थानीय पौनों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है या पूछा गया है। तो ब्लिजार्ड जो है साइबेरिया क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रवाहित, बिल्कुल सही है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत, बिल्कुल सही है। और चिनूक जो है या संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि मिस्ट्रल यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होता है, ये सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोला क्षेत्र, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, डोनेटस्क रूस, करागांडा तजाकिस्तान, रूर फ्रांस, अचकिन बेसिन दक्षिण साइबेरिया, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अचकिन बेसिन दक्षिण साइबेरिया जो दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्लसबर्ग कटक यानी कि रिज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है? तो ये जो है यह अरब सागर विस्तार में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश है। तो सबनकाया जो है, एक मिनट, हाँ, सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ की है? तो सबनकाया आपकी हो जाएगी पेरू की, सबनकाया पेरू। और माउंट एटना आपकी हो जाएगी इटली की, कोलिमा जो है या मैक्सिको की, और मेरापी जो है या इंडोनेशिया की। तो 2 1 4 3 यहाँ पे इसका सही कूट हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? दमन एवं दीव, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, कौन सा यहाँ पे सबसे छोटा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। टोडा, तो टोडा जो जनजाति है, टोडा जो है यह तमिलनाडु की जनजाति है, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। लेप्चा जो है यह कहाँ की है? तो लेप्चा हो जाएगी आपकी सिक्किम की, टोडा जो हो जाएगी या तमिलनाडु की हो जाएगी, लेप्चा सिक्किम की, बीरहोर झारखंड और गारो जो है या मेघालय की हो जाएगी। तो इसका सही कोड होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो ये प्रारूप तैयार किया गया था ऑप्शन बी BN राव जी के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये जो है तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अध्ययधीन है? पहला है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, दूसरा है कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, और तीसरा कथन है सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, और चौथा है मानहानि या अपराध उद्दीपन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा तीसरा, पहला दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यही इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का विस्तार कहाँ तक है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का विस्तार जो है यह भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद तक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का सांविधिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को किया गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है?
तो राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है यह किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये शक्ति प्राप्त हुई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। और दूसरा कथन है कि विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान होता है। दूसरा है कि राज्यसभा में अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। तीसरा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग की जा सकती है। अब कौन सा यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर बताना है, अनुदान की मांग पर चर्चा करना है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा कथन है कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ पे जो कथन सही है वह है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 249 में विवरण है क्या कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति नहीं है कि वह यह घोषणा करेगी राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो यह 249 के तहत जो है केवल राज्यसभा की सभा का अधिकार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प जो है यह दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द यहाँ पे जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और यहाँ पे सत्यनिष्ठा, ये शब्द जोड़े गए, यानी कि तीनों जोड़े गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन से शामिल होते हैं? एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं? समन्वय के लिए तंत्र, राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, या फिर विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में जो चारों ये तत्व हैं ये शामिल होने चाहिए किसी नया जो है मामले को सुलझाने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि से संबंधित हैं? कौन से संबंधित है यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी, यानी कि 7वां और 31वां संविधान संशोधन इससे संबंधित था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 139, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो यह जो तिथि थी यह थी 15 फरवरी 1985। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दल बदल निरोध अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया तथा यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर नोएडा में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए,
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है कानपुर में स्थापित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को वीडियो निश्चित रूप से पसंद आई होगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।